तापमान 48 डिग्री 49 डिग्री का था। उसके बाद भी मैंने देखा कि कार्यकर्ता दरवाजे दरवाजे तक जाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने की लोगों से अपील कर रहे थे। परिवार की बहुत सारी आवश्यकताओं को छोड़कर हमारी भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होनी चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता रही है। और पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया। जितने भी उसकी प्रशंसा की जाए वह कम है। आप सब यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और मैं जानता हूं कि बहुत अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इस चुनाव के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। शब्द नहीं है हमारे पास कि किन शब्दों के माध्यम से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करूं। शब्दों का अभाव होने के कारण मैं शीश झुकाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता चिंतित होते हैं और अधिक मार्जिन होनी चाहिए थी। जिस मार्जिन से विजय प्राप्त करने का हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, वह संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाया। आप जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समीकरण बदलते रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मतों का प्रतिशत भी घटता रहता है, बढ़ता रहता है। और साथ ही साथ हर राजनीतिक पार्टी की सीटें भी घटती और बढ़ती रहती हैं। लेकिन क्या यह कम है? 1962 के बाद मेरे बहनों भाइयों, पहली बार यह हुआ है कि भारत की जनता ने तीसरी बार किसी को प्रधानमंत्री चुना है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। हमसे कोई पूछे कि आप इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि मैं इस चुनाव को देखता हूं तो चुनाव में मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी व्यापकता है, भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें किस गहराई तक अपनी पैठ बनाई हैं। और सचमुच इस हकीकत को हिंदुस्तान की जनता ने पूरे सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। भारत की जनता भी इसके लिए बधाई की पात्र है। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। और यह देखा जाए हमारी एनडीए को जितने वोट पड़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 40% वोट यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और भारत में जो लोकतंत्र की ताकत है उसकी सराहना शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। दुनिया के दूसरे देशों में हम सबको जाने का अवसर मिलता है। भले ही चुनाव के दौरान जाना न हुआ हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों से भी बराबर टेलीफोन पर भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को सराहा है, भूरि भूरि प्रशंसा की है। और कई राजनयिकों ने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का अद्भुत लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र दुनिया के किसी भी देश का नहीं है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि हमारी एनडीए ने लोकसभा के चुनाव में ही बहुमत हासिल किया हो, बल्कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उड़ीसा में
आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार इस बार बनाई है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा कि वहां के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मैं स्वयं वहां पर मैं गया था। इतना ही नहीं, सिक्किम में भी मेरे बहनों भाइयों करिश्मा हुआ है। एनडीए को कई राज्यों में इस बार बहुत ही शानदार कामयाबी मिली है। उड़ीसा के कार्यकर्ता मैं जानता हूं लंबे समय से अनवरत संघर्ष कर रहे थे और 8-10 पर पहले जब कार्यकर्ताओं से बात होती थी तो वह कहते थे सत्ता तो अभी हम लोगों से बहुत दूर है, लेकिन हमको प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभानी है। काश यदि ऐसा होता कि हम उड़ीसा की विधानसभा में बैठकर प्रमुख प्रतिपक्षी दल की हम भूमिका निभा पाते। उनका लक्ष्य केवल यह हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता का स्वागत, हमारी देश की जनता की भलाई के लिए जो भी हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, जो करिश्माई काम हुआ है, बहनों भाइयों, उसका परिणाम यह हुआ है कि उड़ीसा में हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर देश की दिशा भी बदली है, देश की दशा भी बदली है। इतना ही नहीं, हमारे देशवासियों की मनोदशा भी बदली है, मैं यह पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं। देशवासियों का हौसला बढ़ा है। हमारे भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है और मैं जानता हूं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं लगभग 25-30 वर्षों से लगातार मैं बोल रहा हूं। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी। मुझे याद है कि हम लोगों की कई ऐसी मीटिंग्स होती थी जिसमें दुनिया के कई देशों के लोग रहते थे। जब भारत के बोलने का समय आता था तो लोग यह कहते थे, अरे भारत बोल रहा है, चलो तब तक हम चाय पीकर फिर से वापस आते हैं। यही स्थिति थी। भारत की बातों को कोई गंभीरतापूर्वक लेता ही नहीं था। लेकिन आज आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा यह जानकारी प्राप्त करके मेरे बहनों भाइयों, आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। इतना ही नहीं, कहा जाता था भारत या गरीबों का देश। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, फिर भी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बोलचाल की भाषा में धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। इतने वर्षों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है। मेरे बहन भाइयों, करिश्मा शब्द का मैं जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यह साधारण उपलब्धि नहीं है। हमारा भारत जो दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, 7 वर्षों के अंदर जंप लेकर दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स और वित्तीय संस्थाएं अब डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह रही हैं, भारत के प्रति अपने गौरव की अभिव्यक्ति करते हुए, भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए कह रही हैं कि साहब वह दिन दूर नहीं है कि 2026 समाप्त होते होते, यानी 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। एक अमेरिका होगा, चीन होगा, उसके बाद दुनिया का कोई तीसरा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में होगा तो हमारा और आपका देश यह भारत होगा। यह कोई सामान्य उपलब्धि है। ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी यह माना जाता था कि भारत ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी अमेरिका और दूसरे देशों से काफी यह पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां के छात्र यह कहते थे अच्छी पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज के लिए यदि कहीं पर जाना है तो दुनिया के दूसरे देशों में हमको जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया। मिशन चंद्रयान
मिशन सूर्ययान, मिशन मंगलयान, सूर्य पर पहुंचने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और 15 लाख किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली। मंगलयान पर पहुंचने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हमारा चंद्रयान, मुझे याद है कि चंद्रयान 2 जब पहली बार छोड़ा गया तो जो कामयाबी उसमें मिलनी चाहिए वो कामयाबी उसमें नहीं मिल पाई थी। अपने लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच पाया था। वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री जी को जानकारी मिली, तुरंत रात को चलकर वैज्ञानिकों के पास प्रातःकाल ही पहुंचे। सारे वैज्ञानिक खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबके चेहरे लटके हुए थे, लोगों के आंखों में आंसू थे। आप सोच रहे होंगे इतने पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक, और उनके आंखों में आंसू रो रहे थे। बहनों भाइयों, जिस डीआरडीओ में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 8000 वैज्ञानिक काम करते हैं। इन वैज्ञानिकों को कई चीजें बनाते हुए, मिसाइल बनाते हुए, रॉकेट्स बनाते हुए मैंने प्रत्यक्ष जाकर देखा है। उसकी टेस्टिंग का जब समय होता था उसको भी जाकर मैंने देखा है। और एक स्थान पर मैं उड़ीसा में गया हुआ था, उस स्थान का नाम नहीं बतलाऊंगा। सामान्यतः यह जहां टेस्टिंग होती है उसके नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाता। मैं भी अपने सारे वैज्ञानिकों के साथ उसी प्रयोगशाला में बैठा था। सभी अपने कंप्यूटर अथवा जो भी संबंधित सिस्टम्स होते हैं उनको लेकर बैठे हुए थे। जो ही लॉन्चिंग हुई एक रॉकेट की, सबने तालियां बजाई, सबके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिख रहा था। आगे जाकर जिस लक्ष्य को उसको हासिल करना चाहिए उसमें से एक सिस्टम जो बाहर निकलना चाहिए वह नहीं निकल पाया। फपक कर सारे वहां वैज्ञानिक रोने लगे। क्या देशवासी ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को भारत को लेकर कितनी चिंता रहती है, भारत की प्रगति को लेकर उनके अंदर कितनी संवेदना रहती है। मुझे तुरंत वहां से वापस लौटना था, लेकिन 2 घंटे रुककर मैंने उन्हें शांति दिलाई, ढांढस बधाया। उसके चेयरमैन को मैंने तारीफ की, खड़े हो 20-25 मिनट का भाषण किया, तब जाकर वह शांत हुए थे। लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। और हमारे प्रधानमंत्री जब पहुंचे, मेरे वैज्ञानिकों चिंता मत करो, मिशन चंद्रयान 2 तुम्हारा सफल हो गया। चंद्रयान 3 की तैयारी करो, अभी से शुभकामनाएं देता हूं, तुम्हें कामयाबी मिलकर रहेगी। और आपने देखा कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, मेरे बहनों भाइयों, चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, हमारे देश के वैज्ञानिकों का ही यह करिश्मा था कि चंद्रमा के साउथ पोल्स, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारने में किसी देश ने कामयाबी हासिल की है तो भारत है, हमारा और आपका देश, ये भारत। इतनी शानदार कामयाबी हम लोगों को हासिल है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। अमेरिका भी जिस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाया, चीन भी जिस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाया, रूस भी जिस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाया, उस कामयाबी को हासिल किया है भारत ने किया है। पिछले 10 वर्षों में मेरे बहनों भाइयों एक से एक बढ़कर काम हुए। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यह तो ट्रेलर है। बहनों भाइयों, पिक्चर देखनी होगी, अगले 5 सालों में आप पिक्चर देख लेना। और भारत को लेकर मैं जानता हूं आप में सभी को जानकारी रहेगी, भारत को लेकर सारी दुनिया में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक सकारात्मक भाव भारत के बारे में बना हुआ है। क्या हमको नहीं लगता है? मैं मानता हूं हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मैं जानता हूं जिन्होंने सारी जिंदगी केवल प्रचार करते करते बूथ कार्यकर्ता के रूप में, बूथ के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिंदगी गुजार दी है। उन्हें कुछ राजनीतिक दृष्टि से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, जिंदगी खपा दी है।
क्योंकि हिंदुस्तान की अकेली यह राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक अपनी विचारधारा है, जिसका एक दर्शन है, जिसने भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा दी है। आप ये कहेंगे दर्शन क्या होता है, यह तो कहने की बात है। बहनों भाइयों, दर्शन ही है जिसने हम लोगों को दिशा दी है और आज भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। उसी अवधारणा के आधार पर जो हम आगे बढ़े हैं उसी का परिणाम है। विकास दर, देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर की बात करेंगे, ग्रोथ रेट। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, दुनिया में सबसे अधिक विकास दर अर्थव्यवस्था की किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। बराबर फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा लगातार कम होता जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी लगातार यह कम होती चली जा रही है। और पिछले 10 वर्षों में अवसर भी बढ़े हैं, भारत में अवसर भी बढ़े हैं, हमारे नौजवान महसूस कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं भारत ऐसा देश है जहां पर कि जवानों के लिए अवसर भी बढ़े हैं और इस देश की आमदनी भी बढ़ी है। करप्शन को, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? पानी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी। आ गया? ठीक है? नहीं, आप अलग करके इधर लाके बैठाइए। आप वहां से निकाल लीजिए, आगे बैठाइए ना। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अपने साथ बैठ जाइए, वहां भीड़ मत लगाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है कार्यकर्ता का, जिसको क्या नाम है? आए? अच्छा, आस्था तिवारी, अनीता तिवारी, ठीक। हाँ, अनीता को अलग से कुर्सी दीजिए, खाली बैठाइए, ठीक है। मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों के बारे में कहना चाहता हूं, क्रम थोड़ा टूट गया कि हम लोग आज से नहीं, लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसे मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता। यह तो आप महसूस करते होंगे, जनता महसूस करती होगी। लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वोट कितने भी मिले, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे लखनऊ महानगर का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों की, लखनऊ में विकास की गति को रुकने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा। और हमारा तो यह प्रयत्न होगा, 5 साल शायद कम पड़ जाए, लेकिन 5 साल के अंदर हमारी यह कोशिश होगी कि हमारा भारत, हमारा ये लखनऊ भारत के 3 बड़े शहरों की कतार में आकर खड़ा हो जाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अब तक हमारा लखनऊ पूरे भारत में टॉप 10 कंट्रीज में है, टॉप 10 जो है, जो जिलों में है।
और मैं जानता हूं केवल यह मैं नहीं करता हूं, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सबका हमको सहयोग प्राप्त होता है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए इस काम को मैं कर पाता हूं। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प यदि लिया है, तो हमने भी संकल्प लिया है कि 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर हम सांसद रहें अथवा न कर रहें, एक लखनऊ को विकसित लखनऊ, एक बहुत ही विकसित लखनऊ बनाने के लिए मैं काम करता रहूं। सांसद नहीं भी रहूंगा तो कम से कम कुछ समय तक इतना प्रभाव जरूर रहेगा कि चाहे कोई प्रधानमंत्री मंत्री बने, एक बार यदि मैं बोल दूंगा तो कम से कम अभी 10 साल 5 साल मेरी बात जरूर सुनेगा, इतनी रहम तो मेरे ऊपर जरूर करेगा। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज जो मैं यह जनसमूह यहां पर देख रहा हूं, आप सबों का कार्यकर्ताओं का जो समूह देख रहा हूं, मुझे आदरणीय अटल जी की स्वाभाविक रूप से याद आती है। अटल जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे हम लोगों के, और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात उनके बारे में कही है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। अद्भुत संवेदना, वाणी पर सरस्वती विराजती थी, हृदय की निश्चलता, और साथ ही आयु भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन कभी कभी बातचीत के दौरान उनके अंदर छोटे एक बचपना भी दिखाई देता था, एक बच्चे का जैसा स्वभाव होता है वो भी सहजता भी दिखाई देती थी। ऐसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आप ये कहेंगे कि अटल जी की मैं इतनी सराहना क्यों कर रहा हूं? वह सराहना के योग्य थे और आज भी वह सराहना के योग्य हैं और आगे भी वह सराहना के योग्य रहेंगे। और मैं याद दिलाने के लिए आप सभी लोगों को, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह इस साल हम सबको मनानी है। 100 साल के हो जाएंगे। क्यों? अटल जी का 100 साल पूरा हो जाएगा, 100वां वर्ष होगा। बहनों भाइयों, कुछ समय के लिए सारा काम छोड़कर लखनऊ महानगर में बहुत ही शानदार तरीके से अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपको भी मैं कहूंगा, महामंत्री जी में हमें हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, या आप लोग विशेष रूप से अभी से मैं समझता हूं पूरी टीम बैठे और इसके संबंध में विचार करें कि अटल जी जन्म शताब्दी वर्ष को कैसे शानदार तरीके से लखनऊ में मनाया जाए। 100 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ के विकास में यहां के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी पूरा सहयोग रहा है। यदि आप सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में सारी दुनिया में एक बहुत ही हाई परसेप्शन, एक बहुत ही ऊंची धारणा बनी हुई है। वह धारणा सदैव कायम रहे, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान सदैव बना रहे, बढ़ता रहे। इस संकल्प के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वाह करना। मैं सभी कार्यकर्ताओं के पास, यह स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि जिस प्रकार की जिम्मेदारी है, चाहते हुए भी मैं सभी जगह नहीं जा पाता। जहां तक लखनऊ का कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, यदि मैं दिल्ली में रहता हूं, शायद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, यदि मैं दिल्ली में हूं, समय यदि मैंने दिया है, कोई कार्यकर्ता मेरे दरवाजे पर पहुंच जाए और उसको वापस होना पड़ा हो, मैं समझता हूं कि एक भी लखनऊ का कार्यकर्ता कोई नहीं कह सकता। हमारे मंत्रिमंडल के बहुत सारे सहयोगी ये कहते हैं, ये बताइए, आप जाते हैं लखनऊ भी, लोगों से मिलते हैं और यहां भी आता है, आपके स्टेचर का व्यक्ति हर समय उनके लिए, लखनऊ वासियों के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए दरवाजा खोल के रखता है, आप और काम कैसे करेंगे? बहनों भाइयों, चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी हो जाए,
अपने जिस्म का पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता यदि लखनऊ पहुंचेगा तो मेरे आवाज पर उसका अभिनंदन होगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस काम को करने से मुझे रोक नहीं सकती। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ ना कहते एक बात और मैं कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि लखनऊ में फला ने वोट दिया, फला ने वोट नहीं दिया। बहनों भाइयों, चर्चा आप बंद कर दीजिए। मैं बार बार कहता रहा हूं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा रही है, कभी भी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर मैंने कोई भेदभाव न किया है। और कामयाबी मिले अथवा न मिले, मैं कभी भी भेदभाव करूंगा नहीं। लोग ये कहते हैं साहब फला धर्म के लोगों ने, फला जात के लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ दिनों के लिए उनसे मिलना रोक दी। अरे वोट दिया हो अथवा न दिया हो, हमारा लक्ष्य तो राजनीति का है, समाज बनाने का, देश बनाने का। और मैं आपसे भी कहूंगा, आप अपनी नाराजगी मत व्यक्त करिए किसी से, काम करते जाइए या मानकर चलिए इसे। हमारे यहां के ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, उनके अंदर भी ईश्वर काम सोता है। बहनों भाइयों, चाहे कोई भी हो, एक मनुष्य होने के नाते जो एक मानवीय धर्म जो होता है, उस मानवीय धर्म का हम सबको पालन करना चाहिए। इसलिए किसी के प्रति नाराजगी मत व्यक्त करिए। किसने क्या किया, हमारा कोई कार्यकर्ता आपकी अपेक्षा के अनुरूप यदि काम न किया तो उसको लेकर भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह कमी है कि उस कार्यकर्ता के अंदर जो उमंग, उत्साह पैदा करना चाहिए था, काम करने के लिए जो तड़पन पैदा करनी चाहिए थी, शायद हम उसे पैदा करने में विफल रहे। मन बड़ा करके ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। छोटे मन का व्यक्ति लाख कोशिश कर ले, अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप किसी से नाराजगी व्यक्त मत करिए। कोई दीन दुखी दुनिया, कोई भी संकट में नहीं फंसा हो, उसकी कैसे आप मदद कर सकते हैं, उसने वोट दिया है अथवा न दिया हो। कार्यकर्ता मित्रों, आपकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए। आप देख लेना, चाहे वह किसी भी दूसरी पार्टी में क्यों न होगा, वह आपको देवता तुल्य मानेगा, देवता तुल्य मानेगा, आपके अंदर देवत्व को देखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके लिए, किस भाव को मैं कहूं, हमारे पास कोई भाव नहीं है, स्नेह का भाव भी। आप सब आयु में मुझसे छोटे हैं, शायद कोई बड़ा हो। वाजपेयी जी आप कितने साल के हैं? ये छोटे हैं हमसे। मैं छोटा हूं, लेकिन जिस समर्पण भाव से आपने काम किया है, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति आदर की भाव की अभिव्यक्ति करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप